तो आपको क्या लगता है मतलब 5 से 10 सालों में या 15-20 सालों में ये टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच सकता है? 10-15 साल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2030 तक देखिएगा, 30 तक ही कहाँ से कहाँ जाता है। 5 साल में लोगों को समझ नहीं आता, सबसे बड़ी विपदा जो आने वाली है वो गर्मी होने वाली। 2020 और 2030 के बीच में 70% पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आके किसी का गला काटेगा या कुछ होगा। दो चीज़ें होंगी, एक तो वॉर्स होंगी, दूसरा बीमारी आएगी। क्योंकि आपका 2 साल का कोविड चला, उसमें सिर्फ 4.5 लाख लोग मरे और 1 साल में हवा के प्रदूषण से 5.5 मर गए। वी नीड एजुकेटेड पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं 47 साल में हजारों पॉलिटिशियन से मिला हूँ। मुझे तो यही नहीं समझ आता ये कहाँ से चुन के आ गए। इसको तो पता ही नहीं है, इसको तो पानी का नहीं मालूम, इसको नदी के बारे में पता नहीं, इसको क्रॉप्स के बारे में पता नहीं। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का डीप कास्ट के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो मेहमान है, वो बहुत ही ज़्यादा खास है। हमारे साथ आज है पीपल बाबा। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। 6,70,000 एकड़ 28 बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। हाँ जी, 212 ज़िले हैं और 22 स्टेट्स में। 6 लाख और क्या नंबर आपने बताया था एग्जैक्ट? 6,70,000 एकड़ ज़मीन पे आपने प्लांटेशन की है। हाँ, हम इसको शेड एरिया बोलते हैं। अच्छा, शेड एरिया बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा कैनोपी एरिया है। सर अब हम इस बारे में बात करते हैं। आपका एक वीडियो मैंने देखा और उसमें आपने बात की कि दिल्ली में जनवरी के महीने में अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है जनवरी के महीने में। जनवरी में भी और फरवरी में भी। फरवरी में मतलब ठंड के महीने में इतना और टेम्परेचर अब आप मार्च एंड देखिएगा, आपको मार्च में भी यही रिकॉर्ड आएगा अब। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है मतलब 5 से 10 सालों में या 15-20 सालों में ये टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच सकता है? नहीं, 10-15 साल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2030 तक देखिएगा, 30 तक ही कहाँ से कहाँ जाता है। 5 साल में। देखिए, मैं ना समझता हूँ कि ये भी एक नेचर का एवोल्यूशनरी डिवाइस है पॉपुलेशन कंट्रोल का। ओके। बीमारी लेकर आओ, बीमारी के लिए गर्मी चाहिए। फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ खराब नहीं होती। फ्रिज से बाहर निकालिए, दूध भी फट जाएगा। मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ, फिर सुनिएगा। फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ खराब नहीं होती। अब क्या है, इंसान, प्रकृति ने तो पूरा फ्रिज बना के दिया था आपको, लेकिन आपने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया विकास के नाम पे और आप खुद बाहर खड़े हो गए, एक्सपोज हो गए। उसने फ्रिज दिया था आपको, कैनोपी दी थी, हरी छतरी दी थी, अम्ब्रेला दिया था, नदियाँ दी थी, स्नो दी थी, आइस दी थी, पहाड़ दिए थे, शीतल हवा दी थी, फॉरेस्ट दिए थे। फ्रिज हैं, लेकिन आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल के बैठ गए, आप आके बैठ गए बाहर। अब भुगतना होगा। अब आपकी हरी छतरी रही नहीं, अब आपका कवच रहा नहीं, है ना। ये जो बिल्डिंगें हैं, जो सीमेंट और सरिये की बनी हुई बिल्डिंगें हैं, ये कब तक आपको जीवित रखेंगे? ये तो खुद निर्जीव हैं। हाँ। ये कब तक आपको ज़िंदगी देंगे? मुझे लगता है 2030 में अगर आप दोबारा इस चीज़ के ऊपर बात करें तो आप हैरान होंगे कि कितनी चीज़ें बदली हैं। 2017 में मेरा पहला टेडेक्स टॉक था और उसमें मैंने भी बड़ी इनोसेंटली एक बात रखी थी, वो अभी भी रिकॉर्डिंग नेट पे है। नानी ने मुझे 1977 में ये बात कही थी कि बेटा तू फिक्र मत कर, दुनिया 2050 तक है। ये मैंने शेयर किया, स्टेज के ऊपर शेयर किया है। इट इज़ रिकॉर्डेड, इट इज़ देयर ऑन द नेट। उन्होंने कहा ये 40 साल पहले बता रही हैं, 45 साल पहले। 2020 और 2030 के बीच में 70% पॉपुलेशन पूरे ग्लोब की जो है, पूरे प्लैनेट की, पृथ्वी की, तो फिक्र मत कर, 70% पॉपुलेशन कम हो जाएगी। 70% 2020 के आते ही कोविड महाराज जी आए, राइट। हीट वेव्स आई। पहली बार फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल में हीट वेव से लोग मरे, ग्रीस में हीट वेव से लोग मरे, कैलिफोर्निया में इतने सालों बाद और यूएस में बुशफायर्स हुई, फायर्स हुई। अभी लॉस एंजलिस की देख लीजिए कितनी हुई, ऑस्ट्रेलिया में कितनी फायर्स लगी, अफ्रीका में कितनी लगी, पहले कभी नहीं लगती। उत्तराखंड और हिमाचल जो है वो, स्पेशली उत्तराखंड, धू के जल रहा था पूरा का पूरा। ठीक है। सो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नानी की बातें जो थी कि 2020 से लेकर 2030 तक, और वो एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, कहते कोई ऐसा नहीं होगा
कि कोई आके किसी का गला काटेगा या कुछ होगा। 2 चीज़ें होंगी, एक तो वॉर्स होंगी, है ना। हाँ। अब आप देख लीजिए, जहाँ भी आप नज़र घुमाइए कहीं ना कहीं छिड़ी हुई है जंग। दूसरा, बीमारी आएगी। आप देखिए 40 प्रकार के कैंसर आ गए, है ना। कितनी पल्मोनरी स्ट्रेस की डिजीज़ आ गई, ब्रोंकाइटिस लोगों को क्रॉनिक होना शुरू हो गए, अस्थमा हो रहा है। हम ही देखते हैं, मैं अभी एक्सीडेंट के कारण गंगाराम में एडमिटेड था, तो 1 महीना वहाँ के सारे डॉक्टर्स हमारे आसपास आते थे, मैं देखता था वार्ड्स में, मैं तो हैरान था कितने लोग दमे से मर रहे हैं वहाँ, कितने लोग जो हैं लंग्स के फेफड़ों के कारण मर रहे हैं। क्यों? अब डॉक्टर कहे कि हम कौन सी गोली दें और कौन सा डायग्नोसिस करें, और आपको यहाँ कर भी देंगे, हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आप उसी हवा में। पोल्यूशन का मुद्दा, आपकी हवा पोल्यूटेड, आपका पानी पोल्यूटेड, आपकी सॉइल पोल्यूटेड, केमिकल डाल डाल के, है ना। कोई उन किसानों से ये पूछे, उन सरकारों से पूछे कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र को प्रमोट कर रही हैं, कि आप यूरिया का या डीएपी का 1 चम्मच अपने बच्चे को दूध में घोल के पिला सकते हो? नहीं पिला सकते, वो आईसीयू में जाएगा सीधा। जब आप 1 चम्मच दूध में नहीं डाल के पिला सकते, तो आप 22 बोरी यूरिया 1 हेक्टेयर में डाल के गन्ने का उत्पाद और गेहूं का और चावल का कैसे कर सकते हो? है ना। मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं सोचने की, लेकिन हम नहीं सोच रहे। हम भीड़ में जैसे भाग रहे होते हैं ना, जैसे भेड़ें भागती हैं, चूहे भागते हैं, हम वैसे भाग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, भीड़ के पीछे भाग रही है, बैठ के सोच नहीं रहा कोई। तो ये जो गर्मी का इशू आपने उठाया, टेम्परेचर का जो है, ये दीपक जी इतना क्रिटिकल है, लोगों को समझ नहीं आता। सबसे बड़ी विपदा जो आने वाली है वो गर्मी होने वाली है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं साइंटिस्ट पिछले 20 साल से, वो एक जेन्युइन चीज़ है। आपका एंटार्क्टिका पिघल रहा है, आपका आर्कटिक सर्कल पिघल रहा है, आपका ग्रीनलैंड की आइस चली गई, आपके आइसलैंड की आइस चली गई, आपके भूटान के ग्लेशियर पिघल गए, लद्दाख के 16 ग्लेशियर ख़त्म हो गए। आपका गौमुख जाके देखिए, आप यमुनोत्री की देखिए। हम गंगा यमुना जी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे आप यमुना जी गंगा जी का कोई ये थोड़ी ना है कि एक घाट बना के उसको साफ़ कर लोगे। अरे भाई वो 1500 किलोमीटर की, 2500 किलोमीटर की बात है, वो कहानी उतनी लंबी है। आपको टॉप के जहाँ पर ग्लेशियर जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ से काम शुरू करना होगा, उसके अंत तक काम करना होगा। टेम्परेचर, अच्छा जब गर्मी बढ़ती है पानी सूखता है, आपके तालाब सूखते हैं, आपकी धरती गर्म होती है, आपका एग्रीकल्चर, आपकी फार्मिंग, आपकी फ्लावरिंग, आपकी पॉलिनेशन, आपका सीड में सब इफ़ेक्ट होता है। मच्छर ज़्यादा होते हैं, मलेरिया ज़्यादा आएगा, चिकनगुनिया आएगा, आपका डेंगू आएगा, आपकी बीमारियाँ आएंगी, आपका कॉलरा, आपका पानी भी प्रदूषित होता है, पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा, सब चीज़ें वो हैं। नेचर ने एक टेम्परेचर पे हमको बनाया था, ठीक है, आइस एज आई, आइस एज गई, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लेकिन एक टेम्परेचर पे आपको बनाया है। आप उस टेम्परेचर को अगर आप चेंज करोगे तो जो नेचर की इतने सालों की इंटेलिजेंस है, अरे भाई वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का सॉफ्टवेयर है। हम अपना एआई को लेके भागते फिर रहे हैं, 10 साल का एआई को लेके, वो करोड़ों साल का एआई है, वो करोड़ों साल का एआई है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस का एआई है। तो वो बिल्कुल, वो जो है वो सटीक, बिल्कुल उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के नेचर का। हम नेचर से दूर होकर और अपनी टेक्नोलॉजी अपने ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से कर रहे हैं, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करें, और यहीं पर इंसान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। गर्मी सबसे बड़ी विपदा होने वाली है, टेम्परेचर सबसे बड़ी विपदा। और अब आप देखिएगा अप्रैल मई जून, अब आप देखो अप्रैल मई जून आपका, आप देखिए इस बार गर्मी में क्या हाल होता है आपका। पिछली बार 52.4 गया है ना, अब देखिए आप 54-55 टच करेगा इस बार। ओके, और 2030 में ही पता चल जाएगा असली। 2030 में नहीं जी, मैं आपको इसी साल की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, 2030 तो बहुत दूर है, ठीक है। अब आप 2025 का ही देखिएगा क्या होगा। ओके, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या ये हो सकता है कि इंसानों ने पेड़ काट दिए, या फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई? इन तीनों में से मल्टीपल हैं। अच्छा, मल्टीपल हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ होती है डूएबल, एग्जीक्यूटेबल, वेरीफाइबल, ऑडिटेबल, एक्शनेबल, वो है प्लांटेशन वर्क। ओके, ठीक है। अगर आपको तितली वापस लेकर आनी है तो आप फूलों की खेती करेंगे, आप लगाएंगे,
तितली वापस आएगी। तो इसको मैं बोलता हूँ डूएबल चीज़। ठीक है, अगर आपको पानी का ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक करना है, आप वहाँ खूब सारी प्लांटेशन करते हैं, जड़ें जो हैं कैपिलरी एक्शन से पानी को ऊपर खींचती हैं। हाँ। ये है डूएबल एक्शन। हाँ। आपको एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कम करना है, आप फ्यू 1000 हेक्टेयर्स में 100 हेक्टेयर्स में वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी कर देते हैं, टेम्परेचर 2 डिग्री 2.5 डिग्री कम हो जाता है। ये है डूएबल एक्शन। मैं इसको डूएबल एक्शन बोलता हूँ, है ना। अब आप ये सोचें कि आप ओशंस के करंट्स को चेंज कर देंगे, एल नीना और एल नीनो इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे, एंटार्क्टिका में जाके वहाँ पर बर्फ़ को कंट्रोल कर लेंगे, बर्फ़ को मेल्ट करने से मना कर देंगे, वो आपकी बात मानेगी क्या? एंटार्क्टिका को जाके आप अपील करेंगे, वहाँ पे आप भूखमड़ हड़ताल करेंगे, वहाँ जाके धरना देंगे कि नहीं पिघलोगे तो वो नहीं पिघलेगा। अरे भाई, उस चीज़ की बात कीजिए जो एक्शनेबल है, जो आपके बस में है। आपके बस में है हरियाली को संजो के रखना, अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने नदियों को संजो के रखना, अपनी ज़मीन को ठीक रखना, केमिकल फर्टिलाइज़र से जहर ना क्रिएट करना मिट्टी में, है ना, हवा में। आप, मैं ये नहीं कहता हूँ सड़कें नहीं बननी चाहिए, मैं आई एम 100% फॉर डेवलपमेंट, चाहे आप पहाड़ों में सड़कें बनाइए, चाहे कहीं भी बनाइए, लेकिन हर चीज़ का सलीका, हर चीज़ की तमीज़, हर चीज़ का तौर तरीका होता है काम करने का, है ना। अगर आप सड़क बना रहे हैं, सड़क तो पूरी दुनिया में बन रही हैं, वो साथ के साथ वहाँ पर पेड़ लगाते हैं, साथ के साथ गार्डनिंग होती है, साथ के साथ वहाँ पर प्लेजेंटनेस आती है ग्रीनरी की। हमारे यहाँ पे आपने पूरा 100% ठेकेदारों को दिया हुआ है। हाँ। ठेकेदार को क्या लेना देना ग्रीनरी से? उसने अपनी सड़क बनाई, अपना टेंडर किया, उसको अपना प्रॉफिट किया, वो गया। ये तो सरकार को सोचें, ये तो कम्युनिटीज़ को देना चाहिए, आपको एनजीओज़ को सपोर्ट करना चाहिए, एनजीओज़ को नहीं तो कम्युनिटीज़ को, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना। सो ये चीज़ें हैं। मैं बस एक चीज़ मानता हूँ कि डिस्कशन से और इससे कुछ नहीं होगा, कॉन्फ्रेंसेस करने से कुछ नहीं होगा। एक्शन जो है, और एक एक्शन जो है वो है आपका प्लांटेशन वर्क, ये एक एक्शन है। दूसरा ऑफ कोर्स नदियों के ऊपर काम करना, कुओं पे काम करना, पॉन्ड्स पे काम करना, कंजर्विंग ऑफ वाटर। लोगों को समझ आना, मतलब है भी समझ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बहुत पानी है हमारे पास, बहुत पानी है, बहुत पानी है, बहुत पानी है हमारे पास, मानसून है हमारे पास, लेकिन पूरी बरसात बेकार हो जाती है क्योंकि हम पानी को स्टोर नहीं करते। हाँ, सारा समुद्र में है ना। जाता है। पहले होता था गांव में, हम भी बचपन में, हमें याद है, हम जब गांव, मतलब वहाँ पर 4-4 तालाब होते थे, वो कहते इन चारों तालाबों में से अभी पानी नहीं लेंगे, अभी पहले इसमें स्टोर करेंगे। एक तालाब होता था जहाँ भैंसें भी जाती थी, जहाँ लोग भी जाते थे, तो वो वाला पहले तालाब आप करो, फिर दूसरे, फिर मतलब उनका एक प्लान होता था, है ना। राजस्थान में उनको मालूम है कि किस तरह से झोड़ में, किस तरह से स्टेप वेल्स में पानी को संजोना है। तो उसका बहुत मैसिव प्लान होना चाहिए। जल है तभी हरियाली भी होगी। ये द ब्लू डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स, इसको हम बोलते हैं, हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जो हरा बिंदु है और नीला बिंदु है, ये दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों पर काम कर सकते हैं। अब जैसे पोल्यूशन की बात लोग कहते हैं, सिर्फ पौधा लगाने से पोल्यूशन नहीं हटेगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए। जब तक आपके पास बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ नहीं होंगी, जैसे भोपाल की लेक है, रांची की है, आपके पास चंडीगढ़ में सुखना लेक है, इस तरह से दिल्ली में जो रिकॉर्डेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो 3500 पौंड हैं, लेकिन आप कहाँ देख पाते हो? एक भी नहीं दिखती। 2-4 ठीक है, सरकारों ने उस पर काम कर दिया। अरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज़ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। हम अपने ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेते। शायद आबादी बहुत है तो सरकारें भी सोचते हैं, अरे बहुत आबादी है, क्या करना है, इतने लोगों को बचा के भी क्या कर लेंगे हम, है ना। हाँ, तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं लगता तो प्रायोरिटी होती कि लोग मर रहे हैं। 5.5 लाख लोग जो हैं पिछले साल दमे से मर गए या पल्मोनरी डिसऑर्डर से मिल गए, ये तो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि आपका 2 साल का कोविड चला, उसमें सिर्फ 4.5 लाख लोग मरे। हाँ, और 1 साल में हवा के प्रदूषण से 5.5 मर गए। उससे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति तो यहाँ पर थी। वो तो एक बार भी डिस्कशन में नहीं आया।
कॉलरा से उससे ज़्यादा मर गए, टाइफाइड से उससे ज़्यादा मर गए, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया से उसके चलो हाफ 50% मर गए, पर मरे तो सही है। कैंसर से कितने लोग, कोई डिस्कशन कभी हुआ? कभी आपने टीवी न्यूज़ पे कभी देखा कि कोई लोग बैठ के, दो अक्लमंद लोग जो हैं बैठे, सियाने लोग जो हैं बात कर रहे हैं इस बात पे? नहीं कर रहे। हाँ, वो बड़ा ग्लैमरस चीज़ था, कोविड महाराज जी आए, है ना, तो 2 साल जो है वो लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें हमने बड़े खूब तालियां बजाई, हमने थाली पीटे, हमने खूब डांस किए, हमने सब कुछ किया। लेकिन सच बात तो ये है कि उससे ज़्यादा प्रकोप, उससे ज़्यादा डैमेज आपके पास अभी 16 या 17 और डिजीज़ेज़ हैं जो डैमेज कर रही हैं। वो क्यों? टेम्परेचर के कारण, क्यों? पोल्यूशन के कारण, क्यों? गर्मी के कारण। ओके, यस। ओके सर, आपने अभी एक चीज़ मेंशन की, प्लांटेशन की, तो आपने एक फैक्ट शेयर किया था कि 98% जो प्लांटेशन होती है वो बस वहीं ख़त्म हो जाती है, वो पेड़ बन ही नहीं पाते ना। तो फिर प्लांटेशन जो हो रही है इतनी सारी, अच्छा आपका क्या रेशो रहता है? ये आप अगर प्लांटेशन करते हो 70% प्लस, 70% प्लस, 70%, मतलब आप फुल टाइम जब इसको करते हो तब भी 70 है, तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उनका तो मतलब कुछ काम ही नहीं आया ना फिर। भाई सीधी बात है, 1 एकड़ पे 2 आदमी चाहिए आपको। 1 एकड़ पे 2 आदमी? हाँ, एक आदमी, भाई कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं, एक आदमी जो है आधे एकड़ पे पानी दे देगा। भाई आप इस रो में पानी देना शुरू करेंगे, सपोज उसमें 1500 पौधे लगे हुए हैं, वो जब तक वापस आएगा दूसरा पौधा सूख जाएगा, फिर उसको देगा। हाँ। और इंडियन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको अगर आप ध्यान से सोचें तो आपका तो सिर्फ चौमासा होता है, सिर्फ 4 महीने की बारिश होती है। अब तो दिल्ली जैसी जगह में तो 2 महीने की बारिश भी नहीं रही। ठीक है, बाकी 10 महीने कौन है? वो 10 महीने तो कोई भी नहीं काम करता। 10 महीने तो जो सरकारी जो प्लांटेशंस होती हैं वो कोई भी नहीं काम करता। वो दिखाने के लिए जी एक बार टैंकर आ जाएगा महीने में एक बार, हम क्या करें जी, वो बंदरों ने तोड़ दिया, वो नीलगाय खा गई, हम क्या करें जी, बकरी खा गई, हम क्या करें जी, भैंस खा गई, हम क्या करें जी, गाय खा गई, हम क्या करें जी, आदमियों ने तोड़ दिया, हम क्या करें जी, एनक्रोचमेंट हो गई। अरे तो फिर लगाया क्यों? कितना बड़ा पाप किया आपने कितना बड़ा पाप किया कि एक जीवंत आत्मा को, एक बच्चे को, 2 साल के बच्चे को जो 5 फुट का हो गया था, उस बच्चे को आपने धरती में लगाया और फिर उसको आप पानी भी नहीं देने गए, उसकी प्रोटेक्शन भी नहीं की, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं की। पौधा लगाना सिर्फ पानी देना नहीं है। आप जब तक उस पौधे को सिक्योर नहीं करोगे, जब तक उसकी आप फेंसिंग नहीं करोगे, जब तक उसको पूरा प्रोटेक्शन नहीं दोगे, नहीं होगा। आपको फिर ऐसी स्पीसीज लगानी होंगी जो नॉन ग्रेजिंग है, जैसे करंज पापड़ी हो गया, तो चलो उसमें गाय भैंस बकरी नीलगाय नहीं खाती उसको, तो यू हैव टू बी वेरी, ये पूरी साइंस है ये पूरा। लेकिन सर एग्जैक्टली अभी भी रीज़न पता नहीं चला कि मतलब आपने कहा कि उसका रखरखाव करना पड़ेगा आपको, प्लांट अब लोग सीज़न का कोई इम्पैक्ट है, लोग बारिश में पेड़ पौधे लगाते हैं, बाकी मौसम में लोग इग्नोर करते हैं, गर्मी में और ठंड में। नहीं, ये मैं मानता हूँ कि बारिश में देखो पौधा जल्दी भागता है ना, रॉकेट की तरह भागता है। लेकिन एक चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से हम लोग लगाते हैं कि फटाफट एक पिट खोदी, उसमें कीचड़ है, उसके अंदर ठोक दिया पौधा, है ना, आगे गए, फोटो खींची, इंस्टाग्राम पे डाली, सोशल मीडिया पे डाली, मंत्री जी आए, उनको फूल माला की, उनके पाँव छुए, हल्ला हुल्ला हुआ, हल्ला हुआ, बैंड बाजा बारात हुई और भाग गए। ठीक है, अब पता चला सितंबर में दशहरे तक आप नवंबर में वहाँ गए घूमने, वो पता चले कोई भी पौधा नहीं, सब मरे पड़े। भाई इट नीड्स लुकिंग आफ्टर। अब हम जब पौधा लगाते हैं तो पहले 5 दिन हम उसकी डीप वाटरिंग करते हैं, ठीक है, फिर हमारा एक शेड्यूल बनता है कि भाई ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, ठीक है, या फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कौन लगाएगा पानी? अच्छा जी राम बाबू जी लगाएंगे। अच्छा ये अब आपकी है, ठीक है, आपको महीने की तनख्वाह तभी मिलेगी जब आप इसकी सर्वाइवल आप एश्योर करते हैं। अकाउंटेबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो अगर आप सिर्फ, बल्कि मेरा ये मानना है, मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल से, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी रीच है, बहुत लोग आपको सुनते हैं, मैं ये मानता हूँ, मेरी सरकारों से अपील है कि आप एक प्रांत जो है 35 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़ ना लगाएं, आप सिर्फ 10 लाख लगाइए, आप 8 लाख लगाइए, आप 5 लाख लगाइए, लेकिन मेक श्योर कि वो 5 लाख बच्चे जो हैं वो जिंदा रहें। बस इतना करो, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। नंबर गेम पे मत जाइए, नंबर गेम पे मत जाइए।
आप जितने लगाएं उनको जिंदा रखिए। ये हमारा फोकस होना चाहिए। ये हमारा, और आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, आपके ऑडियंसेस के लिए भी, दुनिया में सबसे ज़्यादा पौधा इंडिया में लगता है। सबसे ज़्यादा प्लांटेशन इंडिया में होती है? इंडिया में होती है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल होता है वृक्षारोपण का, ये केवल इंडिया में होता है। है ना? तो इसमें पॉलिटिशियंस, ये पार्लियामेंट क्या, लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या, ये क्या, कॉरपोरेटर क्या, सब कोई भी हो, कोई भी अफसर है, कोई भी है, नहीं जी वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण है। कोई पौधा जो है माँ के नाम पे लगता है, कोई बाप के नाम पे लगता है, कोई देश के नाम पे लगता है, कोई कुछ लगता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर आते आते सब गायब हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर डंडियाँ खड़ी रहती हैं, सब कुछ होता है। तो अब तो एक नई चीज़ आ गई है कि टैगिंग का, तो वो तो मैं आपको आपके साथ फोटोग्राफ्स शेयर कर सकता हूँ, लिटरली आप दिखा भी सकते हैं ऑडियंसेस को कि एक छोटा सा पौधा है, उसके 6 डंडियाँ निकली हुई हैं और 6 के ऊपर टैग लगे हुए हैं। किसने लगाया? जो अथॉरिटीज़ और जो सरकारें हैं, ये प्रूव करने के लिए कि हमारे पौधे जिंदा हैं, एक पौधे के इतना छोटा सा पौधा, उसकी 6 डंडियाँ निकली हैं और 6 के ऊपर टैग लगे हुए हैं। मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अधिकारियों से पूछो कि सर ये क्या हो रहा है, कहते क्या करें जी, ऊपर से प्रेशर है, दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी सब जिंदा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो इस चीज़ को ना हो के प्योरिटी ऑफ इंटेंशन जो है आपका होना चाहिए। आप बहुत प्रायोरिटी पे इस चीज़ को लें। ये मजाक का विषय ही नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। हम समझ नहीं रहे हैं दीपक जी। द फर्स्ट कंट्री टू गो डाउन विल बी बांग्लादेश, जो ऑलरेडी 10 to 20% अंडर वाटर है। ठीक है, इसको एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज बोलते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। चीज़ें बहुत तबाही मची हुई है इस वक्त बांग्लादेश में। ये पॉलिटिकल सोशल रीजन छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ पर्यावरण की बात कर रहा हूँ। सेकेंड कंट्री विल बी इंडिया। सेकेंड विल बी इंडिया हमारा, क्योंकि एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, हमारी फार्मिंग होगी, हमारी फ्रूटिंग ट्रीज़ की होगी, हमारी फार्मिंग इफेक्ट होगी, हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा। हमारी नदियाँ तो ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी हमारी कहाँ 423 लबलबाती नदियाँ थी हमारी कुछ साल पहले, आज हमारी 200 नदियाँ भी ऐसी नहीं हैं जिसमें प्रॉपर पानी है। आपका जो गंगा में वाटर फ्लो है वो आपका 40% रह गया है, यमुना जी में उससे भी कम रह गया है ना। यमुना जी में तो लिटरली जो अच्छा पानी आ रहा है वो सिर्फ वज़ीराबाद बैराज तक आता है दिल्ली में, उसके बाद तो 28 नाले गिर रहे हैं। वो नाले का पानी है जिसके पास खड़े होकर हम फोटोएं खिंचवाते हैं, जहाँ हम आरती करते हैं, जहाँ हम कपड़े धोते हैं, जहाँ पर हम बड़ी बड़ी एनवायरनमेंट की बातें करते हैं। अरे भाई वो नाले का पानी है, वो यमुना जी का पानी नहीं है, वो तो पीछे वहीं पर आपने ख़त्म कर दिया है ना। तो ये जो समझ है, एजुकेशन इज़ द की। आप जब तक बच्चों को सिखाओगे नहीं, सिटीजन्स को पढ़ाओगे नहीं, बताओगे नहीं। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं, एजुकेशन नहीं है। कहानी और एजुकेशन में फ़र्क होता है ना। उसको इन डेप्थ, उसको सीरियसली आपको प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को बताना होगा, यूथ को बताना होगा। सबसे ज़्यादा मैं आखिरी बात यहाँ कहूँगा कि आपको पॉलिटिशियंस को पढ़ाना होगा। पॉलिटिशियंस पढ़ाना, जब तक पॉलिटिशियंस ही एजुकेटेड नहीं है एनवायरनमेंट को लेके, है ना, वो बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच पूछो तो ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं पता। पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन ग्राउंड की जो रियलिटी है वो अलग है। एग्जैक्टली। उन्होंने बहुत प्लांटेशन किए, 10 लाख के अनाउंसमेंट कर देते हैं पर्यावरण दिवस पर। अनाउंसमेंट तो फ्री में होती है। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अनाउंसमेंट तो मैं बैठ के यहाँ पर जितनी मर्जी अनाउंसमेंट्स कर लूँ, उसमें कुछ मेहनत थोड़ी ना लगती है, उसमें तो एक खड्डा भी नहीं खोदना पड़ता। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट तो कुछ भी बोलते रहो। हाँ, ओके। और अभी आपने बात की थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद इंडिया पर आएगा। जब हम सर्च करते हैं मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, तो पहले बांग्लादेश की ढाका आती है, कई बार दिल्ली का गुड़गांव आ जाता है। मैंने एक बार सर्च किया था तो आया था, मैंने सर्च किया था मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड, तो आया था गुरुग्राम गुड़गांव। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड तो होती दिल्ली हमारी। और हमें दिल्ली और गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद को बॉक्स में नहीं बांधना चाहिए, इसको एनसीआर है। हाँ, ये एनसीआर है ना। एनसीआर एक शहर का एक जगह
प्रॉब्लम नहीं होती कभी। जो चीज़ गाज़ियाबाद में होगी उसका इफ़ेक्ट गुड़गांव में आएगा, जो गुड़गांव में होगा उसका इफ़ेक्ट दिल्ली आएगा, जो होगा एंड पूरे नॉर्थ इंडिया में आएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी अभी बर्फ़ पड़ी उत्तराखंड में, हाँ। बर्फ़ पड़ी हिमाचल में, हाँ। सडनली 4 दिन के लिए ठंडी हवा चल गई दिल्ली में जी। कहते हैं ना दिल्ली तो बेमौसम है, दिल्ली बेचारे का कोई मौसम नहीं है ना। हाँ। तो जो बाहर होगा, पता चला हिंदू कुश माउंटेन में वहाँ पे पाकिस्तान में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस हुई और यहाँ पर बरसात हो गई, है ना। तो हम एक ऑर्गेनिक होल हैं, ये चीज़ समझनी होगी। ये वर्ल्ड ओवर अगर यूएस में कुछ चीज़ होती है उसका इफ़ेक्ट जो है वो सहारा पे भी होगा, सहारा में कोई चीज़ होती है वो अमेज़ॉन फॉरेस्ट पे इफ़ेक्ट होगा। सो वी आर, जब तक पूरे के पूरे 192 जो 192 कंट्रीज़ के हेड जो हैं इकट्ठे बैठ के इस चीज़ पे प्रॉपरली नहीं करेंगे। अब भूटान जो है 72% उन्होंने फॉरेस्ट कवर कर लिया, लेकिन वो उनके प्राइम मिनिस्टर उस दिन कह रहे थे कि हमारे फिर भी 16 ग्लेशियर जो हैं पिघल गए। अच्छा, वाई? क्योंकि भाई यू आर नॉट अ आइसोलेटेड थिंग, आप अकेले नहीं जी रहे इस पूरे पृथ्वी पे। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। ये इकोसिस्टम है पूरा। और भगवान ने ये जो पूरी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम पृथ्वी है, उसने कोई अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इज़राइल और गाज़ा और यूएसए थोड़ा ना बनाया था। परमात्मा ने तो एक गोला बनाया, उसमें ज़मीन दे दी, हाँ। उसमें समुंदर दे दिए, पानी दे दिया, हवा पानी बढ़िया एकदम बिल्कुल AQI फर्स्ट क्लास उसने पूरा करके दिया। और उसने कहा जा इंसान जा जी ले अपनी ज़िंदगी, हैं। और उसने तो बेचारों ने परफेक्ट गार्डन बना के दिया। और उन्होंने, परमात्मा ने ही हमको यहाँ भेजा, उन्होंने कहा जा 70, 75, 80 साल जो जीना है आराम से तुझे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा लगा के उसी टेक्नोलॉजी को ख़राब कर करके अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी करी जा रहे हैं। एक होता है मतलब आ बैल मुझे मार, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम इंसान कर रहा है। एग्जैक्टली उन्हें क्या मिला था और उन्होंने क्या कर दिया जी। कैसा जीवन भगवान देता है, किसी ज़मीन देता है और हम उसको क्या कर देते हैं जी। अच्छा, इसकी हमने बात की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इंडिया सच में एक ब्यूटीफुल देश है? ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब क्या इंडिया एक पॉल्यूटेड कंट्री भी है? वेरी पॉल्यूटेड। तो ब्यूटीफुल भी है, पॉल्यूटेड भी है, दोनों चीज़ें मैच कैसे खा रही है? ये इसलिए कर रही हैं, जैसे एक लड़की है बड़ी ब्यूटीफुल हो सकती है लेकिन हेल्दी नहीं है, तो इंडिया इज़ नॉट हेल्दी, इंडिया इज़ वेल्दी, इंडिया इज़ वेल्दी। इंडिया में बहुत वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्स की वेल्थ है, मटेरियल वेल्थ है, सब टेक्नोलॉजी की वेल्थ है, इंजीनियरिंग की वेल्थ है, मेडिकल की वेल्थ है, पॉलिटिकल वेल्थ है, सब चीज़ों की वेल्थ है, लेकिन हेल्थ नहीं है, सब बीमार हैं। तो देखा जाए अगर कोर ही अगर बीमार है तो फिर वो ब्यूटीफुल कैसे ही हम कंसिडर करेंगे उसको? हाँ, ब्यूटीफुल आप लद्दाख जाइए, आप हिमालय में घूमिए, सह्याद्री में घूमिए, नर्मदा, तापी, आप नीचे जाइए, कृष्णा, गोदावरी, लैंडस्केप ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ठीक है। लेकिन जब आप मट्टी उठाते हैं तो वहाँ फिर दिक्कत शुरू होती है। वहाँ का पानी टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। जब आप हवा की AQI देखते हैं तो वहाँ दिक्कत शुरू होती है। दिखने में तो सब कुछ है, मैं वही कहता हूँ इंडिया में वेल्थ बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सारी चीज़ों को आप 2-3 साल के अंदर पूरा का पूरा रिवर्स कर सकते हो। वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है हमारी। अब आप उत्तराखंड ही ले लीजिए, इससे सुंदर देवभूमि हो सकती है क्या पृथ्वी पे? हमारा तो बचपन भी था, मैं देहरादून में कैमरन हॉल में पढ़ा हूँ, लेकिन हमने किया क्या उसको? पूरी 4 धाम यात्रा आप चल के चले जाइए, हम लोग तो पैदल जाया करते थे, इतने इतने प्यारे प्यारे वृक्ष होते थे, पहाड़ होते थे, झरने होते थे, झरनों में पानी पीते थे, कोई प्लास्टिक की बोतल थोड़ा ना लेके चलता था तीर्थ यात्रा पे, और पैदल तीर्थ यात्रा होती थी। अब तो क्या है, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, उस पर नॉइस, अच्छा नॉइस पोल्यूशन पे हम डिस्कस नहीं करते, हम लाइट पोल्यूशन पे डिस्कस नहीं करते, हम जितना म्यूज़िक बजाते हैं, जितना ऊंचा हम लोग अपना सेलिब्रेशंस में वो करते हैं, तो हर टाइप की पोल्यूशन को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैठ के। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं एक पॉलिटिशियन को दुनिया के 10,000
चीज़ें आती हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। वो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है। ही हैज़ टू अलाउ, ही हैज़ टू ट्रस्ट, ही हैज़ टू ट्रस्ट पीपल कि हाँ भाई ये एक्सपर्ट है इस चीज़ में, वाइल्ड लाइफ में एक्सपर्ट है उसको बुलाओ, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है उसको बुलाओ, फार्मिंग एक्सपर्ट है उसको बुलाओ, नदियाँ का एक्सपर्ट है उसको दो, जिसका काम उसी को साधे, जिसका काम उसी को साधे, तो उसको काम करने दो ना, है ना। अब एक किसी का इलाज करना है तो हॉस्पिटल में आप पॉलिटिशियन को थोड़ा ना बुलाओगे, हर चीज़ में आप पॉलिटिशियंस को घुमा देते। ठीक है, वो हैं, उनकी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, लेकिन वो ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट अस, ही इज़ देयर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन फाइन। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठाइए ना, जो गंगा को समझते हैं आप उनको कहिए ना गंगा के ऊपर काम करने के लिए। अगर एक जंगल को बचाना है तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इतने पढ़े लिखे, इतने प्यारे अधिकारी हैं, आप उनकी कमेटी बनाइए ना, उनको काम करने दीजिए ना। अब हर बात में अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी फिर इंडिया का फ्यूचर जो है वो हमारी, इसीलिए मैं कहता हूँ वेल्थ बहुत है लेकिन हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। और देखा जाए तो हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्थ से भी। अरे आप हेल्थ इज़ द फाइनल वेल्थ, आपकी हेल्थ ही सब है। अभी तो हम सिर्फ मटीरियल वेल्थ को गिन रहे हैं, है ना। जो असली चीज़ है वो तो आपकी रियल हेल्थ है। हेल्थ ऑफ द सॉइल, हेल्थ ऑफ द एयर, हेल्थ ऑफ द वाटर, हेल्थ ऑफ द फूड यू ईट, हेल्थ ऑफ द फ्रूट्स यू कंज्यूम, हेल्थ ऑफ द सो मेनी थिंग्स। ओके, फिर भी अगर इंडिया की बात करें और इंडिया में जितने भी स्टेट है तो उन सभी स्टेट में आपको सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा अच्छा लगता है आज की डेट में कि ये अभी भी बहुत शानदार है, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी कम आई है अभी? हिमाचल। हिमाचल पहले उत्तराखंड था। अच्छा। लेकिन अब उत्तराखंड में रोना आता है जब मैं जाता हूँ ना हरिद्वार, ऋषिकेश। मेरी बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं वहाँ की, केदारनाथ की, बद्रीनाथ जी की, जो पंच केदार हैं, बहुत घूमे फिरे हैं वहाँ पे। कुमाऊँ जिला, कुमाऊँ पूरा मंडल जो है, गढ़वाल मंडल है। पहले उत्तराखंड मेरे को बहुत वो होता था, अभी भी बहुत है लेकिन रोना आता है। हिमाचल अभी थोड़ा बहुत फिर भी बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से वहाँ भी चल रही हैं चीज़ें, कोई डिस्कस नहीं करता। एक कीवर्ड है कॉल्ड एनक्रोचमेंट। जब तक आप एनक्रोचमेंट के ऊपर नहीं काम करेंगे, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, कुछ नहीं होगा। आप जितनी मर्जी बातें कर लो, जो मर्जी पॉलिसी बना लो। आप साइकिल, अच्छा दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप दिल्ली में ही आप साइकिल ट्रैक बनाते हैं और साइकिल ट्रैक पे छोले भटूरे बिक रहे हैं। साइकिल ट्रैक पे सारे बैठे हुए हैं। साइकिल कभी नहीं दिखी? साइकिल तो कभी दिखती नहीं है। नहीं। आपने साइकिल ट्रैक करोड़ों रुपए का, 200 करोड़ का साइकिल ट्रैक बना दिया है और उसके ऊपर 200 वेंडर बैठे हुए हैं जी। अब उसको कोई उठाता नहीं है क्योंकि वो अपना 8,000 10,000 रुपये पर महीना वो देते हैं, जो भी कलेक्शन के लिए आता है, जो भी अफसर आता है। ठीक है, अब उनकी तो फर्स्ट क्लास इनकम बनी हुई है ना, कोई छूता ही नहीं उनको। तो हमने कितनी बार इस चीज़ को भी आवाज़ उठाई कि भैया इंक्रोचमेंट को हटाइए यहाँ से ताकि साइकिल चल पाए, इंक्रोचमेंट को हटाइए ताकि इंसान चल पाए। नहीं हटाते, फुटपाथ बनता नहीं है, पहले दिन ही वहाँ पर पान की दुकान लग जाती है। एग्जैक्टली, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कहता हूँ, वेल्थ है, साइकिल ट्रैक है, वेल्थ है, लेकिन हेल्थ नहीं है क्योंकि उस पर साइकिल नहीं चलती। एग्जैक्टली, ये बात कह रहा हूँ मैं, ये बात कह रहा हूँ। जंगल है लेकिन आप वहाँ पर आप अलाउ ही नहीं कर रहे कि बेचारे जो लेपर्ड्स हैं, जो शेर चीते हैं, जो हाथी, ठीक है कुछ वाइल्ड लाइफ पॉकेट्स हैं जिसके ऊपर सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन आपने जो बफर जोन है सारे के सारे रिजॉर्ट बना दिया आपने। अब आप इतना रिजॉर्ट बना दोगे, न्यू ईयर की पार्टीज़ हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, बैंक्वेट हॉल है, वो टाइगर महाराज भी अंदर बैठा सोच रहा होगा ये इंसान कर क्या रहा है भैया, हैं ये इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के, वो कहाँ से बच्चे पैदा करेगा? वो कहेगा ना ही पैदा करो, अच्छा है। जैसे हम लोग भी सोचते हैं भैया हमारा तो टाइम अच्छा बीत गया, अब मेरे आगे बच्चों को, मेरे को तो डर लगता है कि वो क्या फ्यूचर क्या होगा। मतलब मैं पर्यावरण के हिसाब से कह रहा हूँ। तो टाइगर महाराज भी तो सोचते होंगे, हाथी महाराज भी तो सोचते होंगे कि मैं कौन सी जनरेशन को पैदा कर रहा हूँ, क्या उसका फ्यूचर है यहाँ पे, है ना। तो उनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक होता जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया श्रिंक होते जा रहा है, लेकिन ऑन पेपर हम क्या कह रहे हैं कि जी हमारे पेड़ ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, शायद मैं ये पहली बार किसी इस तरह से मैं लाइव बोल रहा हूँ इस बात पे।
सॉरी रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, अब वक्त आ गया है हमारे राष्ट्र को, भारत को एक चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेस्ट। ऑफिशियली अगर एक ज़मीन के ऊपर 10% ग्रीनरी है तो आप उसको फॉरेस्ट बोल रहे हैं। 10% ग्रीनरी को फॉरेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो जितना भी कैलकुलेशंस में, तो हुमायूं का मकबरा भी है, सुंदर नर्सरी भी है, लोधी गार्डन भी है, हाँ। एमसीडी के आपके 3000 पार्क भी हैं फॉरेस्ट, और आपके डीडीए के 15,000 पार्क भी फॉरेस्ट है। अब आप दिखा रहे हैं, खेत भी आपका फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है, हाँ। फॉरेस्ट मीन्स वाइल्ड लाइफ। चलो मैं ये नहीं कहता हूँ बिग कैट्स एंड एलिफेंट्स, लेकिन कम से कम वहाँ पर इंसेक्ट्स, बर्ड्स का हैबिटेट, अ सिक्योर एंड सेफ हैबिटेट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। अगर हम 15 एकड़ का भी एक छोटा सा अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसकी अच्छी किलेबंदी करते हैं, उसको अच्छी तरह फेंसिंग करते हैं, उसको सेफ एंड सिक्योर रखते हैं, वहाँ पर गार्डिंग करते हैं, सिक्योर्ड रखते हैं उस जगह को, हमें मालूम है कि यहाँ के जो हमारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं बिल्कुल सेफ हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। उसको टाइनी फॉरेस्ट बोलेंगे, पॉकेट फॉरेस्ट बोलेंगे, हाँ। लेकिन वो फॉरेस्ट है, okay। ठीक है। अब आप कोई भी पेड़ को सैटेलाइट इमेजिंग करके, कोई भी चीज़ को, किसी चीज़ को भी जो भी हरी है हैं, उसको इकट्ठा करके, उसको कोलेट करके और उसको एक्सेल शीट बना के कहते हैं कि जी हमारे 24% फॉरेस्ट कवर है। 24% का अर्थ मालूम है क्या होता है? 1/4 इंडिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में है। नहीं दिखता ना हमें कोई। अच्छा, तो इसका मतलब तो हर गांव में 1/4 हाँ, जंगल है, हाँ, हर शहर में 1/4 जंगल है। इसका अर्थ तो यही हुआ। हाँ, मैं तो बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल 2+2=4 की बात कर रहा हूँ। आपने सारे हाईवेज ख़त्म कर दिए, सारी ग्रीनरी ख़त्म कर दी, जो सिंगल लेन, जो अभी भी पुरानी शहरों को लिंक करते हुए सड़कें हैं, वहाँ तो फिर भी पेड़ हैं, है ना, कैनोपी बनी हुई है, आप उसके नीचे फिर भी आज आप पैदल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, 2 व्हीलर पे जा सकते हैं, फिर भी आपको शेड मिल जाएगी। लेकिन ये जितने भी एक्सप्रेस वे और हाईवे बनते हैं, इस पे नहीं मिलेगी, इस पे नहीं है। तो जब हम बात करते हैं डिस्कशन की, चिंतन की, तो इस बात पे चिंतन कीजिए 10 साल में कितने हाईवे बने और 10 साल में हाईवे पे कितने लोग मरे, ये भी तो चिंतन करना चाहिए। पैदल चलता हुआ तो इंसान मरता नहीं है, ये इसका रिश्वत कम है ना। हाँ। तो जो लोहे का खोखा होता है जिसके ऊपर 4 टायर होते हैं, जिसको हम गाड़ी बोलते हैं, अलग अलग ब्रांड की, है ना, वही तो मारती है आपको। बस ही तो मारती है, ट्रक ही तो मारता है, स्कूटर ही तो मारता है, मोटरसाइकिल ही तो मारता है। कभी सुना पैदल चलता हुआ गए, मैं जा रहा था, दीपक सामने से आया, हम दोनों की टक्कर हो गई, हम दोनों मर गए? कभी सुना कभी ऐसा? इंसानों का एक्सीडेंट कभी सुना? नहीं। ये तो चिंतन ये होना चाहिए, आप किस चीज़ को विकास बोलते हैं। अगर इंसान की जान जा रही है, मैं उसको विकास नहीं मानता। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरी जान को खतरा है, खतरा क्या, मैं गानी चली गई मेरी, और दूसरे की भी जान जा रही है, तीसरे की भी जान जा रही है, होलसेल में लोगों की जानें जा रही हैं, तो उस विकास का क्या अर्थ रह गया? विकास का मतलब हुआ कि हम हर चीज़ बहुमुखी विकास हो, हमारी आत्मिक विकास भी हो, हमारी मटेरियली भी विकास करें, हम हेल्थ वाइज भी विकास करें, विचारों में भी हमारा विकास हो, सब कुछ उसको विकास बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो चिंतन की बातें हैं, हम उस पर चिंतन नहीं करते। ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमें 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 टाइम देना चाहिए डिस्कशंस को। एक तो डिस्कशंस ख़त्म हो गई हैं, ये तो शुक्र है कि इंस्टाग्राम है, पॉडकास्ट हैं, सोशल मीडिया है, वहीं पर थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है। कभी आपने देखा कि न्यूज़ चैनल पे कोई डिस्कशन होते हुए लड़ाई होती है? कभी इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता। कई बात पर्यावरण तो मुद्दा ही नहीं है, पर्यावरण मुद्दा ही नहीं होता। पानी बेचारी यमुना जी में आता है थोड़ा सा, तो कहते हैं फ्लड आ गया। अरे फ्लड आ गया, अरे पानी तुम्हारे घर से थोड़ा होके निकलेगा, वो तो नदी में ही आएगा ना, उसको आप बाढ़ बोल देते हो। नदी में जब पानी आता है तो देखो, आप चिंतन कीजिए इस चीज़ पे कि हमारे विचार कैसे हो गए हैं। नदी में जब पानी आता है हम उसको बाढ़ बोलते हैं, क्योंकि नदी में सूखी नदी हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, सूखी नदी से इंसान को कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। अरे सूखा है, नाला है, छोड़ो उसको, है। पानी आ गया, अरे पानी आ गया, नदी में पानी आ गया, बाढ़ आ गई। अरे शुक्र मनाओ कि पानी आया भैया,
हाँ। वो पानी होगा तभी तो वो नीचे सीप होगा, तभी वो ग्राउंड वाटर को, एक्वेफर्स को आपको रिचार्ज करेगा, तभी आपके नलके में पानी आएगा शहर में। इसको मैं कहता हूँ एजुकेशन, है ना। तो हम एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे, सही चीज़ों पर अब फोकस जो नहीं कर रहे। पॉलिटिशियन ही ठीक भाषा में नहीं बात कर रहा, तो अफसर बेचारे क्या करेंगे? वो तो पढ़े लिखे अफसर सारे पढ़े लिखे होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन वो बेचारों की अपनी मजबूरी होती है। सबसे बड़ा मेजर स्टेप प्लांटेशन ही होगी, लेकिन प्लांटेशन को उनकी रख रखाव करके और बाकी ओवरऑल जो आपने एस्पेक्ट बताएं उन पे काम करना होगा। आपको बहुत लगता है ये बड़ा- हो पाएगा? आपको बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो नहीं, सकता हो है। सकता अलग चीज़ है, क्या होगा ऐसा लगता है आपको, या फिर प्रकृति करवाएगी? मुझे ऐसा लगता होगा, क्योंकि क्योंकि मैं बड़े बहुत लेवल पे खुश जरूरी चीज़ हूँ कि होगी। पॉपुलेशन कम हो रही है, कम हो हमारी रही है। बीमारियाँ ज़्यादा आ रही पॉपुलेशन तो हैं। इंडिया की बढ़ रही है ना साल दर साल। वो अब कभी अभी तक हेड काउंट हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बोलने दो, वो तो पॉलिटिकल एक चीज़ होती है कि हाँ जी बढ़ रही है, हाँ, हाँ। है ना। आप जब मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड था एक्सीडेंट के कारण, वो डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे थे, कहते लोग ये तो कह रहे हैं कि ओपीडी में बहुत आ रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहे कि जो 2000 और 2200 लोग जो मॉर्ग में लोग जा रहे हैं, मर कितने रहे हैं लोग, डिजीज़ेस कितनी हो रही हैं, लोगों के लाइफ स्पैन। देखिए एक चीज़ होती है वेंटिलेटर पे डाल के उसकी लाइफ को खींच रहे हो, इंजेक्शन दे दे के, आप दवाइयाँ दे दे के चलो 4-5 साल आपने लाइफ स्पैन बढ़ा दिया। अरे ये कोई जीवन थोड़ा है, ये कोई जीवन थोड़ा है। आप इसको तो डेटा वाइज भी अगर आप देखेंगे, अगर इंडिया बैडली नीड्स अ पॉपुलेशन हेड काउंट राइट नाउ, तो ये जो हम उड़ रहे हैं, पतंग उड़ रही है हमारी कि हम सबसे पॉपुलेटेड हैं, ये है, मुझे नहीं लगता हम हैं। वी आर नॉट, हम नहीं है, ये डाटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो 160-164 का अभी मैं कल परसों ही गूगल पे देख रहा था, 160 करोड़ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हम 130 के ऊपर नहीं है। अच्छा, हम 130 के ऊपर हैं। और नंबर घटता हुआ दिखेगा हमें? नहीं, क्यों भाई, एक ऑब्जर्वेशन होती है, हर चीज़ की एक ऑब्जर्वेशन होती है ना। आप एक फिक्स्ड मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर चल रहे हैं कि इतने सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। अब ये वाला जो मॉडल, ये 40 साल पहले इजाद हुआ था, 30 साल पहले उस हिसाब से सेंसस हुआ था, 20 साल पहले हुआ, 20 साल हो गए हमारे सेंसस ही नहीं हुआ, है ना। हम उस चीज़ को केटर इन ही नहीं कर रहे हैं, फैक्टर इन ही नहीं कर रहे हैं उस मॉडल में कि मृत्यु कितनी हो रही है, कितनी बीमारियां आ गई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने हॉस्पिटल कैसे खुल गए, इतने क्लिनिक कैसे हो गए, इतने नर्सिंग होम कैसे हो गए, इतने मेडिकल कॉलेजेस की क्या ज़रूरत है। आप जापान जाएं तो जापान में अगर हॉस्पिटल खुलता है ना, तो वहाँ के लोग में हड़तल्ला मच जाता है कि इसका मतलब कि हम लोग हेल्दी नहीं हैं। पॉलिटिशियन के मुंह पे तमाचा होता है वो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हॉस्पिटल कैसे खुल गया भैया, इसका मतलब आई एम नॉट एबल टू डू इनफ कि हम अपने लोगों को हेल्दी नहीं रख पा रहे। एयर वाटर सॉइल कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें हॉस्पिटल खोलना पड़ रहा है। यहाँ तो हॉस्पिटल स्टेटस सिंबल है। और आजकल तो बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया है, सोशल मीडिया के कारण है, मुझे पता नहीं क्यों है। अब तो लोग बड़े प्यार से बोलते हैं जी, ओ यू नो आई स्पेंड 40 lakhs फॉर कैंसर। मतलब वो कैंसर होना ही बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है आजकल, बीमार होना स्टेटस सिंबल हो गया। यू नो आई हैव डायबिटीज़ फॉर द पास्ट 40 years, मेरे पास ये है वो है। मैं कहा हैं अच्छा, तुम बीमारी को भी अपना स्टेटस सिंबल बनाते हो। हम उस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, मालूम है वो कितना महंगा है। हम वो हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर 1 लाख रुपए एक दिन का हमने दिया। मतलब ये बात होती है, ये बात होती है। वी आर नॉट टॉकिंग हेल्थ, हम डिजीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिजीज़ के ऊपर उसको भी स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। तो जब मैं ये बोलता हूँ वी आर नॉट ए हेल्दी नेशन, मेरा ये मतलब है। सर अब एक बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से सोशल मीडिया पर ओशो की जो पुराने ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, वो काफ़ी वायरल जा रहे हैं, लोग उनसे काफ़ी इंप्रेस हो रहे हैं, उनको काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। और मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो देखा कि आप उनसे शायद जुड़े हुए हो, उनसे मिल चुके हो। जी। या पहले तो ये बताइए क्या ये सच है कि आप उनसे मिल चुके हो? देखिए ऐसा है, मैं सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि मुझसे ये पूछिए कि मेरा टेक अवे क्या रहा उनके सानिध्य में, उनके आसपास। इट डज़न्ट मैटर कितने दिन, कितने साल, सबसे ज़्यादा ये है कि आज मैं जो भी हूँ, और अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया भी है तो वो आचार्य जी की अनुकंपा है, आचार्य जी की ब्लेसिंग है। कि एक वक्त था पोस्ट ग्रेजुएशन के अराउंड जब मेरा मन ये था कि अब बहुत लगा लिए पेड़,
अब मैं कहीं प्रोफेसर लग जाता हूँ, कहीं मैं निकल जाता हूँ, कहीं मैं अब मैं अपने करियर के ऊपर ध्यान दूँ। ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आज भी यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जब इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस मुझे दी कि बेटा ये कभी भी अपने आप में घमंड मत लेकर आना कि तुम ये काम करते हो, पेड़ों ने तुमको चुना है, ये पेड़ों की सरकार है और पेड़ों की सरकार ने तुमको स्पेशली चुना है इस काम के लिए, तो सोच समझ के करना, बाकी तुम देख लो जैसे भी तुम्हारा है। तो बस फिर उसके बाद कैसे टकराए, कैसे आप दोनों? नहीं, ये सब नानी की अनुकंपा है, नानी की आशीर्वाद, क्योंकि 1977 में 74 में आश्रम बना था। 77 में नानी जी जो हैं वो बहुत पढ़ती थी, उनके छोटी सी एक ट्रंकी थी, उसके अंदर खूब सारी किताबें थी, हम भी थोड़ा बहुत देखते थे, सुनते थे। पहले पैनासोनिक के वो छोटा सा एक टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें कैसेट होती थी, हम उनकी आवाज़ सुनते थे। हमें समझ कुछ नहीं आता था, लेकिन आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी, तो लगता था कि नहीं कुछ तो अच्छा बोल रहे हैं ये इंसान। फिर ऐसे ही इधर उधर जो भी जब मुलाकातें, जो भी जैसा भी हुआ, लेकिन उनको इनफैक्ट उनके जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मुझे समझ आया। कभी कभी होता है ना, एक दोस्त होता है, एक टीचर होता है, आपके सामने होता है, साक्षात आपके फिजिकली प्रेजेंट होता है, आप इतनी वैल्यू नहीं करते हैं उसकी, है ना। जाने के बाद और उसके बाद मेरी असली जर्नी शुरू हुई, मेरा असली यात्रा वो उसके बाद शुरू हुई कि जब मुझे समझ आया कि हाँ, पहले क्या होता है ना कि आप वो सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं, है ना, कि गुरु है हमारे आसपास है, गुरु है, लेकिन गुरु की जो ध्वनि है, गुरु की आवाज़, गुरु का जो मैसेज है, वो उसके शरीर छोड़ने के बाद आपको ज़्यादा गहराई में समझ आता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एंड इनफैक्ट जो उनके जाने के 10 साल तक का जो पीरियड था, नेक्स्ट 10 इयर्स थे, उसमें मुझे उनकी बातें समझ आईं और मैं भी मैच्योर हो रहा था, मेरा ब्रेन भी मैच्योर हो रहा था, फिज़िकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी मैं मैच्योर हो रहा था। तो समझ आया कि हाँ, वो क्या देकर गए हैं, क्या बता कर गए हैं, क्या आशीर्वाद देकर गए हैं। और वो जो समझ थी, वो जो इंसाइट थी एनवायरनमेंट को लेके, प्रकृति को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, ये ब्रह्मांड को लेके, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को लेके, वो सबसे बड़ा टेक अवे था मेरा। ओके। और ओशो से अगर सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही आपकी लाइफ में? कोई एक लर्निंग अगर हो सके तो? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें थी, मिलियंस ऑफ थिंग्स। बड़ा मतलब मैं तो 7 दिन बोल सकता हूँ इस चीज़ पे, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़े प्रेम से जो है एक चीज़ मुझे समझाई कि इफ़ आप जीवन में खुश रहने का कोई भी एक चीज़ चुन लो और उसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो खुशी देती है। आप कितने गहरे उतरते हो, है ना, आप कितने गहरे उतरते हो। अगर आपका पेड़ पौधों से प्रेम है, लगाव है, तो बस लगे रहो, डेप्थ में जाओ, उसकी डेप्थ में जाओ, और इतना हो कि वो कभी ये नहीं कहते थे कि अव्वल नंबर के बनो, सक्सेसफुल बनो, कि दुनिया आपके पाँव चूमे, दुनिया आपको कांटेक्ट करे कि हाँ भाई पेड़ पौधे वाले, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो कहते कि बस बी सिंसियर टू व्हाट यू डू, है ना, बी सिंसियर। हाँ, एक इंटेंसिटी जो है वही स्पिरिचुअलिटी है, वही मेडिटेशन है। तो वो जो एक बात बोलते थे, 3 शब्द होते थे, वर्क इज़ मेडिटेशन। वर्क इज़ मेडिटेशन। हाँ, आपका काम ही आपका ध्यान है ना, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं होगा किसी और चीज़ के लिए। अगर सुबह उठते हैं और आप एक्साइटेड उठते हैं कि अरे यार मेरे को आज वो वाली ज़मीन पे जाके पेड़ पौधे लगाने हैं, अरे मैं तो भूल गया, मेरे को वहाँ खाद डालनी थी, वहाँ पौधे लगाने थे, वहाँ फेंसिंग करनी थी, वहाँ पर अभी लेबर ने आना है, वहाँ मेरी टीम आ रही है, वहाँ पर हमारे जो प्लांटेशन पार्टनर आ रहे हैं, मैंने उनको वॉक करानी है, मुझे उनको बटरफ्लाइज़ के बारे में बताना है, मुझे उनको पक्षियों के तो आप इतने एक्साइटेड रहते हो, आप इतने इंटेंस रहते हो, आप इतना अटेंशन दे रहे होते हो अपने काम में। कहाँ फालतूगिरी का टाइम है आपके पास उल्टी सीधी चीज़ें सोचने को, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात उनसे सीखी, टू बीइंग इंटेंस, एंड वन डे एट अ टाइम। आपको ये जो चीज़ समझ आती है, इंटेंसली समझ आती है कि वी आर सो टेम्पररी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जब मैं सड़क पे पड़ा था, तो 10 मिनट तक मैं सड़क पे था बिफोर एनी हेल्प के। मुझे उस समय तो मज़ा आ गया था, मुझे ऐसा लगा गए काम से, आज तो गए,
लेकिन उस वक्त ये हो रहा था, हाँ मेरा ऑफिस का सब ठीक है, सब ठीक है, बीवी बच्चे ठीक हैं, हाँ सब ठीक है, दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट था, सबके किसी की उधारी बाकी नहीं है, कुछ नहीं है, पड़े हुए हैं सड़क पे और सोच रहे हैं कि क्या आनंद आया, क्या ब्यूटीफुल लाइफ रही, इतने पेड़ लगा दिए, 2.5 करोड़ पेड़ लगा दिए, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, चलो अब चलते हैं, है ना। वो तो बाई चांस किसी ने उठा लिया, सड़क पे बिठा दिया, हॉस्पिटल ले गया, आज हम फिर भी जिंदा हैं, है ना। तो ये जो समझ आनी, ये जो इंसाइट आना और ये जो एक तरीके का कॉन्फिडेंस आना लाइफ के प्रति कि यू नो लिविंग डे टू डे, लिविंग मंथ टू मंथ, लिविंग ईयर टू ईयर, ये आचार्य जी का, ये ओशो का सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी लर्निंग जो थी वो ये थी। और दूसरी बात वेरी क्विकली, पत्ता ही परमात्मा है। पत्ता ही परमात्मा। हाँ, ये पहली बार मैंने उनसे सुना, पत्ता ही परमात्मा है। पहले तो समझ नहीं आई, फिर जो बात धीरे धीरे समझ आई कि पत्ते में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी प्राण ऊर्जा है, ऑक्सीजन से जीवन चलता है। तो परमात्मा कौन हुआ? परमात्मा तो पत्ता हुआ, पत्ता ही परमात्मा है। क्या बात है ना। तो इन पर्सन आप मिले हो उनसे, ओशो जी से? ऑब्वियसली वो तो भाई जब वो अमेरिका से वापस आए हैं तो पुणे कम्यून में ही थे। पहले वो गुजरात जाना चाह रहे थे, फिर उनका हिमाचल में भी, मनाली में भी एक आश्रम बनाने का वहाँ का था, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ थे। तो सब लोग उनके अनुयायी जो थे वो अलग हैं, लेकिन वो पूना में ही रहे। मैं पूना में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रहा था उस समय, है ना। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और तुरंत फिर मैं पूना आ गया था। तब 15-16 साल के होंगे उस टाइम पर? हाँ, यंग थे। 17-18 के आसपास। जी। हाँ। मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं अच्छा ये बताइए आश्रम के अंदर क्या होता था, हैं हमने सुना वहाँ पर ये होता था, हमने सुना वो बात होता था। तो दीपक जी, मैं आपसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इसलिए मैं किसी को बताता ही नहीं, मैं कुछ बोलता ही नहीं। मैं कहता हूँ ये पूछो कि मैंने सीखा क्या, मेरे कितने विचार बदले, मेरी पर्सनैलिटी में कितनी ब्लॉसमिंग हुई और मेरे काम में कितना इम्पैक्ट हुआ, मैं उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ओशो का साया हमारे जीवन पे पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। ओशो की कई सारी बुक्स हैं, तो आपने बुक्स पढ़ी उनकी? हाँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया, मेरे ख्याल से 45-47 किताबें मैंने पढ़ी है। हाँ, तो लेकिन 700 किताबें हैं उनकी 700 किताबें हैं? 700 उन्होंने ही लिखी है? नहीं, उन्होंने आज तक कभी एक किताब नहीं लिखी। फिर? लेकिन उन्होंने बोला है फॉर 30 years कंटिन्यूसली ही केप्ट टॉकिंग। ठीक है, और कोई चीज़ की रेपिटेशन नहीं है। सुबह 2 घंटे क्या बोले, शाम को 2 घंटे क्या बोले, वो नथिंग वाज रिपीटेड। तो एवरीथिंग इज बिन रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्डेड होके फिर वो एक मतलब प्रॉपर टीम थी जो उसको ट्रांसक्रिप्ट करती थी, ट्रांसलेट करती थी, और रूबहू जैसा उन्होंने बोला वैसे ही उसको प्रॉपरली, वो तो ठीक है एडिटिंग वेडिटिंग जो भी होती है, और उसको करके उसको बुक्स के फॉर्मेट में दी जाती है। आपकी फेवरेट बुक उनकी कोई सी उसमें से? यू नो एक गोल्डन चाइल्डहुड करके एक किताब है ना, जो मोटी सी किताब है, वो मुझे बहुत प्रिय है। वो बड़ी मिस्टीरियस और बहुत ही हाँ जी वो है। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जी, और आपने बात की थी कि फिजिकल हेल्थ की हम बात करते, जब आप हॉस्पिटल में थे तो आप बता रहे थे कितने लोग फिजिकल अलग अलग बीमारियों से मर रहे हैं, तो हमने फिजिकल हेल्थ की बात की थी। एक और है मेंटल हेल्थ, उसकी भी बात होनी चाहिए, और उसमें लोग ज़्यादा जूझ रहे हैं। मुझे लगता है उसमें तो 100 में से अगर हम देखेंगे तो 70-80 जूझ ही रहे हैं। कोई स्ट्रेस से, कोई एंजाइटी से, कोई डिप्रेशन से, कोई करियर के टेंशन से, कोई लाइफ को इतना उलझा कर बैठा है, कोई जो कुछ कर रहा है वो भी दुखी है, जो कुछ नहीं कर रहा है वो और ज़्यादा दुखी है। कई बार जब वो कुछ कर लेता है तब वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो हर तरफ से मेंटल हेल्थ में लोग उलझे हुए हैं। तो ये जो यूथ है जब करियर बनाते हैं, करियर बना भी लेते हैं, तो इससे कैसे क्या लाइफ को ज़्यादा सिंप्लीफाई हम करें, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाए? ये चीज़ ना पॉलिटिकल माहौल पे भी बहुत डिपेंड करती हैं। हमें ऐसा नैरेटिव दिया गया है कि सारी प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन की है, सारी प्रॉब्लम हमारी ही है। उधर से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। कॉर्पोरेटर एमएलए एमपी तो दूध के धुले हैं, उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उनको तो वो बात ही नहीं है, वो डिस्कशन में भी नहीं आते। सारी प्रॉब्लम हम गंदे हैं, हम गंदगी डालते हैं, हम लिटरिंग करते हैं, हम अपनी नदी को ठीक नहीं रखते, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, हम बच्चों को एजुकेट नहीं करते, हम सरकारी विद्यालय ठीक नहीं चलाते, हम
डिसिप्लिन नहीं है, हम ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इतना गिल्ट दे दिया गया है पूरी पॉपुलेशन को। बड़ा मज़ा आता है जब लोगों के बीच में बैठो तो अच्छा, यही लोग जब दुबई जाते हैं, यही लोग जब कनाडा जाते हैं, यही लोग जब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जाते हैं तो ये बिल्कुल सीधे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करती, क्योंकि वहाँ की गवर्नेंस नहीं अलाउ करती। उनको पता है दे कांट गेट अवे विद व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पर कुछ भी करते हैं। सो आपको यही तो चिंतन करना है कि क्यों हो रहा है यहाँ, क्यों ऐसा है कि आधी ट्रैफिक जो है रॉन्ग साइड से आती है, क्यों ऐसा है कि आप 50 रुपए दे के कहीं से निकल जाते हो। नहीं उन पर स्ट्रिक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले एक्शन तो हो। एक्शन ही नहीं है, पहले एक्शन तो हो उस पर, है ना। तो जब आपको पता है आप नहीं कर सकते हैं, अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मतलब मेरा चालान होते होते बचा कि मैं पेवमेंट छोड़ के मैं सड़क पे, मेरे दो सेकंड के लिए मैं सड़क पे आ गया, तो तुरंत पीछे से हुटर बजाते हुए पुलिस की गाड़ी आ गई। सर प्लीज़ डोंट वॉक ऑन द रोड। ऑस्ट्रेलिया में पेवमेंट पे, पर्थ में था। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या बात, अरे क्या करें, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, क्या करें, आबादी बहुत है। हम तो देखो भाई, वहाँ की बात मत करो, यहाँ पर ना जो है आबादी बहुत है। अरे आबादी ही तो हमारी स्ट्रेंथ है, इसी के कारण तो हम विश्व गुरु बने बैठे हैं, इसी के कारण तो आपके सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इसी के कारण तो आपका सबसे ज़्यादा FMCG प्रोडक्ट बिक रहा है, इसी के कारण तो बड़ी के दुनिया की बड़े बड़े ब्रांड जो हैं इंडिया में आना चाहते हैं। पॉपुलेशन इज़ योर स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट योर वीकनेस। आबादी को गाली मत निकालिए, आबादी को गाली मत निकालिए। आप आबादी हमारी ताकत है ना। वो बात अलग है कि वी आर वेरी डिवोटेड टैक्स पेयर्स, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर्स। द डे इंडिया स्टार्ट्स आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप नदियों के नाम पे पैसा लेते हैं, नदी का कर क्या रहे हैं, वो पैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अभी आस्किंग द। हमारी तो ऑपोजिशन में भी राइट क्वेश्चन नहीं है, वो तो सिर्फ झगड़ा ही करती रहती है। आप पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अथॉरिटी दी है क्वेश्चन पूछने का। लिखित में आप क्वेश्चन पूछिए, लिखित में आंसर दीजिए, वो आंसर को लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए ना। आप राइट क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहे। हम पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते ना जी ना। हमने दे दी 5 साल के लिए, वो आ गए, बात खत्म हो गई, वो तो भगवान हो गए, अब हमने कुछ पूछना ही नहीं। न्यूज़ में कोई नदियों की बात नहीं करता, एग्रीकल्चर आउटपुट की बात नहीं करता, दलहन की बात नहीं करता, राइस प्रोडक्शन की बात नहीं करता, गरीबी की बात नहीं करता, बैंक लोन्स की बात नहीं करता, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात नहीं करता, हाईवेज़ पे कितनी डेथ्स हो रही हैं उस पर बात नहीं करता, कैंसर पे बात नहीं करता, डिजीज़ पे बात नहीं करता, सुसाइड्स पे बात नहीं करता, रेप पे बात नहीं करता, वेमेन की प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात नहीं करता, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे। मुझे एक डिस्कशन दिखा दीजिए पिछले 10 साल में कि जब प्राइम टाइम पे मेंटल हेल्थ डिस्कस हुई हो। कभी इनको एक बड़ा नहीं बनाया गया। एक प्रोग्राम दिखा दीजिए पिछले 10 साल में जिसने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया। और पूरा इंडिया जो है इस वक्त मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। वी आर द डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द एंग्जाइटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमें इस समय ना जाने कितने साइकेट्रिक हमें काउंसलर्स चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स चाहिए, साइकेट्रिक वार्ड्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए। कहाँ हैं? कुछ नहीं है। बस इतना कहते हैं अरे ये तो पागल है, इसको तो कुछ आता नहीं है। तो ऐसे करके मेंटल हेल्थ को हम पागलपन समझते हैं, किया जा रहा है। इनफैक्ट एवरीबडी नीड्स इट। आजकल जो टीनेजर्स है, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है भाई, हमारी जॉइंट फैमिली बिगड़ती जा रही है, हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, हम कोई बात नहीं कर रहे। न्यूज़ चैनल्स पे हम कोई बात नहीं कर रहे। बिखरती हुई जो हमारा जीवन है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। अगर हम खान पान पे भी बात करते हैं तो न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। पपीते का बीज खा लो जी, उसका खा लो, अनार का बीज खा लो, ये खा लो, वो खा लो। अरे भाई कहाँ इतनी आबादी, कितनी गरीबी, कौन तुम्हारा अनार का जूस पिएगा और कौन कितने पपीते के बीज खाएगा? प्रैक्टिकल बात करो, रियल बात करो, ग्राउंड पे जो मतलब वही मैं कह रहा हूँ। वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, वी आर नॉट डिस्कसिंग द राइट टॉपिक्स ऑल्सो। हम कर ही नहीं रहे हैं, फिर हम बस बोलते हैं अरे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। आई थिंक दिस इज़ वेयर एजुकेशन कम्स। पूरा सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ एक तरह से देखा जाए जी। तो क्या हो रहा है, बच्चे अब क्या कह रहे हैं,
मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं तो हम कहते हैं ठीक है बेटा, वो कहते हैं सर हम बाहर जा रहे हैं। बल्कि बड़ा प्यारा सा एक बच्चा आया मेरे पास, तो उसने जो बात की मुझे बड़ी प्रिय लगी, मेरा तो आँख में आंसू आ गए उसकी बात सुन के। कहते अंकल बाकी तो सब कुछ ठीक है, मेरे को आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, लेकिन ना सांस तो इसी हवा में लेनी पड़ेगी ना, चाहे मैं एमटेक कर लूँ, चाहे मैं टॉप का CEO बन जाऊँ, हवा तो नहीं बदल सकता मैं। तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जाके दुबई में कहीं काम कर लूँगा, मैं बाहर जाके पढ़ लूँगा, मैं बाहर जाके कहूँ कम से कम हवा तो अच्छी मिलेगी, कम से कम खाना तो ठीक मिलेगा, कम से कम पानी तो शुद्ध मिलेगा, कम से कम डिसिप्लिन तो मिलेगा, कम से कम ये तो नहीं है कि कोई भी आके ठोकर मार के चला जाएगा मुझे, कम से कम वहाँ पुलिसिंग तो है, कम से कम वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो है, कम से कम वहाँ गवर्नेंस तो है। तो मैं तो निशब्द था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उसको। नहीं तो मैं यूजुअली कहता हूँ बच्चों को, नहीं ये हमारा देश है बेटा, ठीक है वहाँ पढ़ाई करके आप वापस आ जाओ, 5 साल बाद वापस आ जाना। मैं उसको बोल ही नहीं पाया, बात तो सही कह रहा है। और विकास द्विवेदी सर ने एक बात कही थी कि इलॉन मस्क को हम सब जानते हैं, दुनिया का सबसे रईस इंसान है, इतने बिजनेस ऐसे। अब इमेजिन करो वही इलॉन मस्क अगर यूपी के किसी रामपुर कोई से गांव में होता तो क्या वो इलॉन मस्क बन पाता? वो आप दिल्ली में, आप गांव में छोड़िए सर, उसको दिल्ली में ही बिठा दीजिए। इलॉन मस्क उसको बॉम्बे में ही अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। हाँ क्योंकि वहाँ पर पूरा इकोसिस्टम ऐसा है, वो इकोसिस्टम है, वहाँ पर सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली। अब मैं ऐसे देशों का नाम नहीं लूँगा, मैं पिछले साल 5 कंट्रीज़ गया था। 5 कंट्रीज़ में उनमें से एक कंट्री के तो कुछ आला अधिकारी से बात हुई, उन्होंने हमें कहा आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ आ जाइए। सर आपने भी बात की पॉपुलेशन हमारी एक पावर है, लेकिन मैंने कहीं पर एक बात सुनी थी, 100 लोगों के घर में 500 लोग भर लोगे तो दिक्कतें तो आएगी। तो वो चीज़ हमारे साथ हो रही है, इसलिए एक जगह मैंने सुनी थी चीज़। बिल्कुल। तो मतलब भारत का जो एरिया है उस हिसाब से ये जो पॉपुलेशन है, ज्योग्राफी भी तो देखो ना। एक तो मुझे, अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स को फिर ठीक से कीजिए, गणित को भी तो ठीक से कीजिए। आप गणित ठीक से बैठिए ना मेरे साथ, पेपर पेन लेके बैठिए, है ना। तो आप किस पॉपुलेशन को, किसको बात कर रहे हो? डेंस पॉपुलेशन एरियाज जो हैं आपके, वेस्ट बंगाल हो गए, ठीक है, आपका बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया, आप उत्तराखंड जाइए, कहाँ है डेंस पॉपुलेशन? हाँ वहाँ नहीं है। हिमाचल में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कहाँ है? हरियाणा में कहाँ है? पंजाब में कहाँ है? राजस्थान में कहाँ है? MP में भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। आप कई ऐसे ज़िले हैं कि आप घूमते रहिए। हम तो सारी ज़िंदगी मोटरसाइकिलों पे, स्कूटरों पे पूरे सारा भारतवर्ष हमने देखा, 100 किलोमीटर तक आदमी ना आदमी की जात नज़र आती है वहाँ पर, इंसान का कोई अता पता नहीं होता, पेट्रोल पंप तक नहीं होता कोई। तो ये कहना कि अरे भर दिए, अरे भाई अब आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, आपका शहरी अर्बन प्लानिंग ठीक नहीं है, आपने सारी दुनिया को दिल्ली के अंदर भर दिया, NCR में भर दिया, आपने कानपुर बनाया तो कानपुर के अंदर सारा इंडस्ट्रियल भर दिया, आपने पंजाब में लुधियाना बनाया तो उसमें सारा आपने इंडस्ट्रियल भर दिया, सारी टेक्सटाइल मशीनरी सारा सब कुछ वहाँ भर दिया, मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। तो ये पॉपुलेशन की गलती नहीं है, देश की गलती नहीं है, देश की सरजमीन की गलती नहीं है, ये आपकी मैनेजमेंट की गलती है, ये आपके मैनेजमेंट की गलती है ना। तो आप साउथ में कौन से हैं? चलो तमिलनाडु की बहुत अच्छी पॉपुलेशन, चलो ठीक है, केरला में इतनी अच्छी हाई लिटरेसी है, वो तो नहीं परेशान होते अपनी पॉपुलेशन से, हैं? गोवा में इतनी अच्छी लिटरेसी है, वो लोग तो नहीं परेशान होते अपनी पॉपुलेशन से। तो आप सिर्फ 2-3 स्टेट्स को लेके, हैं, यूपी, मध्य प्रदेश और बंगाल और बिहार, आप इनको लेके आप पूरे हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स के बारे में कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्या बात कर रहे हो? तो ये तो आपकी मैनेजमेंट है, आप कैसे करें? अब छोटी सी आपको मैं बात बताता हूँ कि जैसे आयरलैंड में है, इटली में तो उन्होंने देखा कि कुछ शहरों में बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आज ही कीजिएगा इस चीज़ को, आप ये मत सोचो मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ। बिल्कुल। वो कह रहे हैं अगर आप हमारे इस गाँव में आके बसेंगे, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको 4 साल तक सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आपका खाना पीना अरेंजमेंट करेंगे, आप यहाँ रहिए, आपको हम जो भी आप स्टार्टअप करते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो दिस इज़ द वे वो पॉपुलेशन को कैसे डीपॉपुलेट करके दूसरे एरियाज़ में ले जाके किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। ये होता है। ऑस्ट्रेलिया में ही देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग ऐसे ही करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, पैसा उतना ही होता है, 10,000 आपके पास होंगे, 10,000 में। अगर मैं एक ही दिन में सारे 10,000 खर्च कर दूंगा, एक ही जगह पे खर्च कर दूंगा,
तो ये 10,000 की प्रॉब्लम नहीं है, देने वाली की भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी दिक्कत है, आप मैनेज नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाया, है ना। ये भी हो सकता है कि मैं प्लान करूं कि नहीं मैं 300 रुपये डेली खर्चूंगा, या मैं अपना आराम से करूंगा, 300 रुपये में मेरा 2 वक्त का खाना हो जाएगा, मैं आराम से 10,000 मैं 30 दिनों में खर्चूंगा। इट इज़ मैनेजमेंट, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ गवर्नेंस। देश एक बड़ा सा स्कूल है, प्रिंसिपल जो टीचर्स हैं, आपका कैबिनेट, आपके मंत्री, आपका कॉरपोरेटर, आपके एमएलए, आप ही ने उनको वोट दे के वहाँ पर भेजा है। अगर वही ठीक डायरेक्शन नहीं देंगे, वही इंटेंसिटी नहीं दिखाएंगे, वही इंटेग्रिटी ऑफ वर्क नहीं दिखाएंगे, पॉपुलेशन तो फिर ठीक है, वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह है, आएगी जाएगी वो अपना। आपका पूरा पॉडकास्ट जब मैंने पूरा सुना है तो बार बार कहीं ना कहीं पर वो गवर्नमेंट पे, वो कहीं ना कहीं आ रहा है कि वो गवर्नमेंट पे नहीं, गवर्नमेंट कुछ और चीज़ होती है। मैं एक सीधा, आप चलो आप उसको गवर्नमेंट कहना चाहें, सिस्टम कहना चाहें, मेन चीज़ इज वी नीड एजुकेटेड पॉलिटिशियंस। ओके, वी नीड एजुकेटेड पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं 47 साल में हज़ारों पॉलिटिशियन से मिला हूँ, वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस हैव बीन एबल टू इम्प्रेस मी। मुझे तो यही नहीं समझ आता ये कहाँ से चुन के आ गए, इसको तो पता ही नहीं है, इसको तो पानी का नहीं मालूम, इसको नदी के बारे में पता नहीं, इसको क्रॉप्स के बारे में पता नहीं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पे या फिशरीज़ के कोई मिनिस्टर बनते हैं या कोई आला अधिकारी होते हैं, आप उनके साथ बैठ के आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। वो ऑपोजिशन के बारे में बात करेंगे, वो चाइना के बारे में बात करेंगे, वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, वो ट्रम्प के बारे में बात करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है आप उसके बारे में बात करिए ना, बात वो तो तब करे ना जब उसको आता हो कुछ। डेप्थ नहीं, जो ब्रीफ दे देते हैं पीछे से अफसरान जो हैं, वो थोड़ा सा दे देते हैं, वो पढ़ के वो उसी को रिपीट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, वो कभी फील्ड पे ही नहीं जाते, उनको पता ही नहीं उनके डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है, इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। लोगों को नहीं डिस्टर्ब करती इसलिए वो बात ही नहीं करते, उनको कोई लेना देना ही नहीं है देश कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही एक हूँ जिसमें जो बड़े देश की वो कर रहा हूँ, ना 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 ना। आई थिंक वी हैव टू रीडिफाइन पेट्रियोटिज्म। जो देशभक्ति का परिभाषा है ना, वो स्लोगन शाउटिंग से और एक तरीके के बस पहन के जोर जोर से बात करने से ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये है क्वेश्चन दी मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। खुद बैठ के काम करो, खुद मेहनत से काम करो, देश की तरक्की के लिए काम करो। ये जो जज्बा है कि नहीं हम करेंगे, अगर वो नहीं करते तो कोई बात नहीं, देश तो हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये आसमान हमारा है, ये पानी हमारी है, ये खेत खलियान हमारे, हम करेंगे इस चीज़ को। और जब इंडिया में एक बार क्वेश्चनिंग की गई और दबा की गई तो उस पर फ़र्क दिखा भी सही। जब हमारा टैक्स स्लैब जो है जो कि 10 लाख कर दिया गया, पहले 2.5-3 लाख कुछ था, तो वो वहाँ पर दिखा भी सही में जब राइट क्वेश्चनिंग की गई, जब मुद्दा उठाया गया उस चीज़ को। जो भी है, कोई भी अच्छी पॉजिटिव आप चीज़ करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नज़र आता है। देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। मुझे फ़िक्र पता क्या है, मैं उसको समरी में दूंगा। हम तेज़ी से नहीं कर रहे हैं, वो स्लो कर रहे हैं। पता क्यों है? हम अगर इतने स्लो करेंगे ना तो हमारा जो यूथ है, हमारे जो जवान हो रहे हैं बच्चे, वी हैव द बिगेस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ यूथ। ये बहुत निराश हो जाएगा, ये भाग जाएगा देश छोड़ के, और भाग भी रहा है जो पढ़ा लिखा है, जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, जो सबसे ज़्यादा कुछ कर सकता है, भाग रहे हैं। क्रीम आपकी जा रही है। दैट इज़ वाई यू हैव टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन, बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पीड, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, और हमारे पास इतना गजब का हमारे पास कॉरपोरेट मैनेजमेंट हमारे पास है, ट्रेजर है, आप उनको लगाइए। अब मैं जाते जाते एक मज़ेदार आपको बात कह रहा हूँ, अगर मैं होता तो मैं तो कहता ये जितना भी हमारा वाइल्ड लाइफ, हमारे जितने पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारा जितना है, हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारे नई सरकार से हो रहे, तो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनको कंपलसरी CSR में दीजिए। आपको करना पड़ेगा, चाहे वो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनको बुलाइए, उनको भाई ये 10 पार्क आप संभालेंगे, ये 10 नेशनल पार्क्स आप संभालेंगे, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप संभालेंगे। गाइडलाइन सारी गवर्नमेंट की रहेगी, डायरेक्शन गवर्नमेंट की रहेगी, मैनेजमेंट गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन आप इसको अपना स्टाफ लगाइए, अपना पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, आपको सोशल इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इसको ठीक करके दीजिए।
आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व कीजिए कि हाँ जी यमुना जी को ठीक कीजिए आप। अगर सरकारी तंत्र जाके वहाँ 4 अफसर जाके खड़े हो जाएंगे और सोचेंगे अच्छा हम इसको अब साफ़ करेंगे, हम ऐसे नहीं होता सर। आपको कम से कम लाख की मैन पावर चाहिए, 1 लाख बंदे की मैन पावर चाहिए अगर यमुना जी को साफ़ करना है आपको। उसमें वेजिटेशन भी लगाना होगा, उसका रिवर फ्रंट भी ठीक करना होगा, उसके नीचे जो प्लास्टिक पूरा जमा पड़ा है उसको भी निकालना होगा, डीसिल्टिंग करनी होगी, बहुत सारी है, बंडिंग करनी होगी, कैचमेंट एरियाज बनाने होंगे, उसके अलॉन्ग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। वो सर 4 अधिकारी जाके खड़े होकर नहीं कर सकते। आप सोचते हैं वहाँ पर आपने आरती कर दी तो गंगा जी और यमुना जी ठीक हो जाएंगी। हमने सारी ज़िंदगी आरती की है, हम एक पैच भी ठीक नहीं कर पाए। ऐसे नहीं होता है ना, आपको करना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा, आपको पानी में उतर के उसको काम करना पड़ेगा। वो आपको अच्छा एक चीज़ तो है, लोगों को समझ नहीं आता, कई कामों के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती। यू नीड पीपल। जब फील्ड का काम होता है, ग्राउंड पे काम होता है, तो आपको मैन पावर की ज़रूरत होती है। मैन पावर इंडिया में है। अरे इंडियन मैन पावर ने दुबई बना दिया, इंडियन मैन पावर ने सिंगापुर बना दिया, इंडियन मैन पावर ने ना जाने कितने देश खड़े कर दिए, शहर खड़े कर दिए। लेकिन इंडियन मैन पावर को क्योंकि वो मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिली, हम अपने यमुना और गंगा जी को भी साफ नहीं कर पाए। क्या बात है। पहले तो नाले साफ करो। नदी तो बहुत दूर की बात है सर, पहले अपनी नालियां तो साफ करो, नाले तो साफ करो। पानी तो यहीं से बह के अंदर जाएगा नदी में। वो पहले आप नदी से शुरू हो रहे हो। ये तो वो बात होगी आप, अच्छा हम ऐसा करते हैं, नदी जो है समुद्र में जाती है, हम पहले समुद्र को साफ करेंगे। अरे भाई, जो घर से निकलने वाला पानी है, जो आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी, आप पहले उसको बिठाइए, फैक्ट्री वालों को बिठाइए, एसोसिएशंस को बिठाइए, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को बिठाइए, बात कीजिए, चिंतन कीजिए, प्यार से उनको सपोर्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो चोर नहीं हैं, वो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। उनको बिठाइए, उनको थपथपाइए, उनको कहिए आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको जहाँ सपोर्ट चाहिए, आपको कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। ऐसे होते हैं काम। वो ठीक होगा तो आगे का नाला ठीक होगा, वो ठीक होगा तो आगे की नदी ठीक होगी, नदी ठीक होगी तो समुद्र ठीक होगा। मैन पावर के बारे में कोई नहीं बात करता। एंड इंडिया के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मैन पावर है। आज हम जो बात कर पाए हैं, आज जो हम इतने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के ऊपर काम कर पाए हैं सर, वो इसलिए क्योंकि 4 लाख वॉलंटियर हमारा लैंड पे काम कर रहा है। 4 लाख 18,000 तो हमारे वीकेंड पे आते हैं वॉलंटियर्स हमारे। आप क्या सोचते हैं, एक पीपल बाबा कुछ भी नहीं कर सकता? पीपल बाबा कुछ नहीं करेगा। ये मैन पावर है आपकी। आप तो एक सिर्फ मॉडल क्रिएट करते हो। आप तो सिर्फ अपनी इंटेंसिटी, आप अपने वर्क की इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी से आप सिर्फ एक छोटा सा एक उदाहरण सेट करते हो, उसको फिर वो वायरल होता है, वो वर्किंग मॉडल वायरल होता है, फिर आपकी मैन पावर आती है बीच में, है ना। तो मैन पावर मैनेजमेंट अल्टीमेटली इट इज़ पीपल मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। और वहीं से सारा सिस्टम वहाँ से सारा वहीं से क्रिएट हो रहा है। एग्जैक्टली। और कर सकते हैं। जब हम पॉलिटिकल रैली के लिए जब हम 6 लाख लोग बसों में ला के सामने बिठा सकते हैं, उनकी मर्जी के अगेंस्ट उनको हम भाषण सुना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैन पावर मैनेजमेंट और मैन पावर मोबिलाइजेशन में इंडिया नंबर 1 है। वी जस्ट नीड टू डू इट फॉर द राइट पर्पस, फॉर द राइट रीजंस। बस मोबिलाइजेशन के लिए नहीं है। मोबिलाइजेशन की बात मत कीजिए। मोबिलाइजेशन तो पूरा हिंदुस्तान लाइनों में खड़ा हो सकता है रातों रात, लॉकडाउन भी हो सकता है, रैलीज में भी आ सकता है, कुंभ में भी पहुंच सकता है, पर आप किस चीज़ के लिए उनको इकट्ठा कर रहे हैं और देश निर्माण की कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो वो मैटर करता है। दिस इज़ वेयर एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कम्स इन। ट्रू सर, एक्सीलेंट सर। पहले हमने सर आपकी स्टोरी कवर की थी कि आपकी जो जर्नी रही, फिर आपने हीट वेव्स के बारे में काफ़ी बताया, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और सॉल्यूशन के बाद में फिर हमने ओशो के बारे में बात की थी, एंड फिर आपने लाइफ को लेकर जो एडवाइस दी और जो बताया सिस्टम की ही मेन यहाँ पर गलतियाँ निकल रही है, और उस वजह से लोग अपने आप को ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए, लोगों को सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ गड़बड़ा रहा है और वहाँ पर एजुकेटेड पॉलिटिशियन हमें चाहिए। सो इस तरह से पूरा सिस्टम सही होगा। ओके सर, सो ये था हमारा पॉडकास्ट। फिर भी अगर आप कुछ 1-2 लाइन में लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से जो अभी तक देख रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहिए, फिर हम इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अच्छा, बस एक चीज़ प्रार्थना पूर्वक मैं आप सबको चीज़ जो है, अगर आप अपने जहन में एक चीज़ समझ लीजिए, जो मेन कीवर्ड है इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और ये जितनी भी बातें चल रही हैं, वो है छाया।
छाया। छाया जब कम होती है तो गर्मी आती है। जब तालाबों के आसपास से छाया ख़त्म होती है तो तालाब सूख जाता है। जब सड़क के ऊपर से छाया ख़त्म होती है तो डांबर भी पिघल जाता है। ठीक। जब जंगलों में छाया ख़त्म हो जाती है जानवर भी मर जाता है। जब छाया ख़त्म हो जाती है, घास ख़त्म हो जाता है, वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, वनस्पति ख़त्म है, तो हिरन भी मर जाता है। ठीक। उसी तरह से हम सब इंटरलिंक्ड हैं। तो छाया पे काम कीजिए, छाया वापस लेकर आइए। वाह सर, एक्सीलेंट, मज़ा आ गया सर। सो दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। एंड आई होप कि इससे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा चेंज कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आए और एक उससे बड़ा परिवर्तन आए, जैसा कि आपके नाम में ही परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन आए। सो दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।